शुक्रिया, आभार आप सभी का। क्या पीछे तक आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे डबल आवाज़ आ रही हो। बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा बिल्कुल। भाई इसका इको थोड़ा कम कराइए, इसका इको बढ़ा हुआ है। उनको कहें कि इसका इको कम करें। जय भीम। अब सही आ रही है आवाज? ठीक है। सबसे पहले तो आज जिस सरजमी पर मैं हूं, एक आंदोलन जो महापुरुषों के साथ साथ आपके इस क्षेत्र में बड़ी मजबूती से चलाया गया, और मुझे ये लगता है कि जिस आंदोलन को पूरे भारत में जाना जाना चाहिए था, वो आंदोलन यहीं के कुछ क्षेत्र में दम घुटकर रहा। लेकिन हम भीम आर्मी के लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे पुरखों ने जिस आंदोलन को चलाया, उस आंदोलन को जानने के, उस आंदोलन को जनाने के लिए हम सबको भरसक प्रयास करना चाहिए। मैं आज हरदोई में हूं। बहुत सारी पुरानी परंपराएं यहां पर हैं, लेकिन यहां की मुख्य परंपरा जो रही है, हमारे पुरखे मदारी पासी जी की सरजमी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जय भीम करता हूं, इनकलाब पेश करता हूं। मैं बिजली पासी जी की सरजमी को नमन वंदन करता हूं। मैं यहां बैठी मेरी जो माताएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो अपना आज का पूरा काम छोड़ करके हम लोगों को सुनने के लिए आई हैं, देखने के लिए आई है, आपको भी मैं नमन वंदन करता हूं। दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पहुंची और मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन करने का काम किया। यहां बैठे मेरे बुजुर्गवार, यहां बैठे मेरे युवा साथी, यहां बैठी आवाम का भी मैं नमन वंदन करता हूं, जय भीम करता हूं। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं को नमन करता हूं। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, संत कबीर, या ऐसे तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत की महिलाओं के लिए, भारत के अछूतों के लिए काम करने का काम किया, ऐसे तमाम संतों गुरुओं को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, मैं अपने पुरखे जिन्होंने राज स्थापित करके तलवार का भी मतलब समझाया, कलम का भी मतलब समझाया, हिंसा का भी मतलब समझाया और शांति का भी मतलब समझाया, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराजा बिजली पासी, महाराजा छीता पासी, उदा देवी पासी, या तमाम वो हमारे पुरखे जिन्होंने भारत पर राज किया, आज भी जिनके किले चीख चीख कर उनकी शौर्य गाथा गाते हैं, उन पुरखों के चरणों में भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जय भीम करता हूं। सम्मानित साथियों, 21वीं सदी में जन्मे वो महापुरुष भी जिन्होंने यार यहाँ मेरी माओ बहनों को मुंह खोलकर बैठने का अधिकार दिलाया, हम जैसे लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया कि हम यहाँ खड़े होकर बोल सकें, ऐसे तमाम नाम हैं। पहले तो आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा को प्रफुल्लित करने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले, और इन सब चीजों को अधिकार के रूप में हम सब लोगों को देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं उनके चरणों में नमन वंदन करता हूं। अब साथियों, एक शख्सियत जिन्होंने भारत की राजनीति को उलट पलट करके रख दिया, जिन्होंने ये कहा कि नहीं, ये गरीब का बच्चा भी इस देश की राजनीति में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है,
जिन्होंने ये बताया कि राजनीति सिर्फ पैसे से नहीं चलेगी, राजनीति वंश के आधार पर नहीं चलेगी, राजनीति क्षमता के आधार पर चलेगी, उन महामानव मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन वंदन करता हूं। साथियों, एक विशेष नमन वंदन और है जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब को इस आंदोलन में लाकर खड़ा किया, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब को मजबूर कर दिया ये जानने के लिए कि उनके पुरखे कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ किसने क्या किया। दीनावाना वाल्मीकि साहब, अगर दीनावाना वाल्मीकि साहब ना होते तो काशीराम साहब इस आंदोलन को इतना बड़ा ना कर पाते, और अगर वो इस आंदोलन को बड़ा ना करते तो शायद आज हम भी यहाँ ना होते। एक नाम और लूंगा, संत गाड़के जी महाराज, जिनकी रचनाएं अगर हम पढ़ें तो मुझे ये लगता है कि हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सारा आंदोलन हमारे बीच में आ जाता है। अब मैं आखिरी नमन सलूट उनको करूंगा जिन्होंने आजादी की लड़ाई में इस देश में जाने दी। अगर संख्या की बात करूं तो उन जानों में देने वाले सबसे ज्यादा पुरखे हमारे थे। कहीं आंदोलन हुआ हो, फांसियां लगी हो, सबसे ज्यादा हमारे पुरखों ने इसमें शहादत दी। उन अपने पुरखों को भी नमन वंदन करूंगा। साथियों, यहां आया हूं, आप सबका उत्साह देखा, मजबूती देखी, जोश देखा, सड़क पर चलते हुए आपको देखा, ये सब कुछ देखा। एक गांव में जाकर अपने टूटे हुए मकान भी देखे, रास्ते में आते हुए अपने परिवारों की झोपड़ियां भी देखी, और रास्ते में आते हुए अपने लोगों के चेहरे भी देखे। सब चीजें देखकर यहां तक पहुंचा। यहां आया तो एहसास हुआ कि मेरे परिवार के लोग एक समय का खाना तो कम खा सकते हैं, लेकिन सम्मान से समझौता शायद करते नहीं। ये गौरव की बात है, किसी देश का किसान का मेरा वर्ग समझौता नहीं करना चाहता। वो अपने हक अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहना चाहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे कब तक लड़ते रहेंगे। मेरे 26 जनवरी 1950 का दिन याद आता है, जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में संविधान लिख करके संविधान को स्थापित करा देते हैं और मुस्कुराते हुए संविधान सभा से बाहर निकलते हैं, तो बाबा साहब के साथ के नेताओं ने कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मैंने आज रानी के पेट पे चक्कू चला दिया है, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा मेरे लोगों के अंगूठे के रूप से जन्म लेगा। मैं जब जब ये बात सोचता हूं, समझता हूं, तो कभी कभी तो उत्साह बढ़ जाता है और कभी कभी दुख भी होता है। जब देखता हूं करणपासी को काम करते हुए तो उत्साह बढ़ जाता है, गरीब घर का बच्चा खड़ा हो गया। जब देखता हूं डॉक्टर कुलदीप भार्गव पासी को तो उत्साह बढ़ जाता है कि पढ़ा लिखा गरीब घर का बच्चा खड़ा हुआ है अधिकार मांगने के लिए। लेकिन उधर जब मैं देखता हूं अपने टूटे हुए घरों को, अपनी भूखी माताओं को, बेरोजगार फिरते युवाओं को, तो तब दर्द होता है कि आज तक हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को माने नहीं, समझे नहीं। आप सिर्फ सुनिएगा, ताली मत बजाइए। हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात को सुने नहीं, समझे नहीं। मैं 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैंने रानी का पेट चीर दिया, राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा मेरे लोगों के वोट से जन्म लेगा। उधर सामने वाले नेता हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, तुमने लोकतंत्र का अधिकार तो अपने लोगों को दे दिया, तुम अपने लोगों को अधिकार देकर चले जाओगे, लेकिन इस देश में आज भी हमारा वर्चस्व है, हम इस देश में अपना राजा बनाएंगे। वो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को कि हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, तुम्हारे लोगों को धमकाएंगे। जो मैं कहने जा रहा हूं ये बातें बुरी हो सकती हैं, लेकिन आत्मसात कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि ये कोई आदमी आया था क्या कहकर गया। तुम्हारे लोगों को डराएंगे, तुम्हारे लोगों को धमकाएंगे, और अगर काम ना चला
तो तुम्हारे लोगों को खरीद करके इस देश में राजा अपना बनाएंगे। मुझे कहते लज्जा आती है कि उन्होंने सही कहा। उन्होंने इस देश में हम लोगों को डराया धमकाया, नहीं हम डरे धमके तो हमको खरीदा और राजा इस देश में उन्होंने अपना बनाया। मैं फिर 26 जनवरी 1950 पर लेके जाता हूँ आप लोग। बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि मैं जानता हूँ मेरे लोग गरीब हैं, एक समय का खाना नहीं मिलता, मैं जानता हूँ। वो डर जाएंगे, धमक जाएंगे, हो सकता है कि वो बिक भी जाए, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन उनमें कोई ऐसा खड़ा हो गया कि अपने लोगों को समझाने में सफल रहा और हमारे लोगों की समझ में आ गया कि सारी ताकत सत्ता में रखी है, सत्ता हासिल कर लो, 1 लाख मकान बनवा दो, सत्ता हासिल कर लो, हर घर में भोजन खड़ी करवा दो, सत्ता हासिल कर लो, हर गरीब को अमीर बना दो, सत्ता हासिल कर लो, बेरोजगारी मिटा दो, सत्ता हासिल कर लो, गरीबी मिटा दो। सत्ता हासिल करने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है। अफसोस 70 साल के बावजूद भी हमने नेता तो पैदा किए, हमने सत्ता में हिस्सेदारी तो की, लेकिन संपूर्ण सत्ता जो आबादी के हिसाब से हमें मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। संविधान में प्रावधान है लोकतंत्र का, संविधान में प्रावधान है लोकतंत्र का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिधर वोट सबसे ज्यादा पड़ेंगे सत्ता उसकी होगी। लेकिन आज भी भारत में व्यवस्था उल्टी है, जिनकी आबादी इतनी सी है वो सत्ता में है और जिनकी आबादी भरपूर है वो आज भी नीचे बैठे हुए हैं घास के अंदर। इसको समझने का फेर है। गुरुजी ताली मत बजेगा, ये दर्द है जो मैं बयां करूंगा, ये मेरा दर्द होगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों। इतिहास में जाइए, जिन हमारे पुरखों ने राज किया उनको धोखा देकर से उनका राज छीन लिया गया। हम लोगों को शर्म नहीं आती। ना जाने हम लोग क्यों सोए हुए, हम कब नींद से जागेंगे, कब अपने अधिकारों को लेंगे, कब अपनी सत्ता स्थापित करके अपने लोगों के लिए काम करने का काम करेंगे। मैंने देखा है कि आज अगर हम बेटी की शादी करें तो जाकर कर्जा लेना पड़ता है 5% 10% पर, तब बेटी की शादी कर पाते हैं। आज बिना पैसों की नौकरी नहीं लगती। आज हमारे पास सुख सुविधा का कोई संसाधन नहीं है। मुझे यह भी पता है इस कार्यक्रम को करने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं ने गांव दर गांव जाकर 2-2 रुपए 5-5 रुपए 10 रुपए इकट्ठा किए हों, मैं जानता हूं। इसलिए बार बार कहता हूं कि अपनी सत्ता स्थापित करो। जब सत्ता स्थापित हो जाएगी तो अपनी व्यवस्था स्थापित करने में हमें समय नहीं लगेगा कि जिस प्रदेश का, जिस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टरेट हो, पीएचडी हो, तो समझ लीजिए क्या क्या व्यवस्था हम लोग स्थापित कर सकते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब मैंने इसको अध्यक्ष बनाया, पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी थी कि नहीं मुझे अध्यक्ष बनाइए, मुझे अध्यक्ष बनाइए। मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हें अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। ये पहला पागल आदमी मुझे मिला, कहने लगा था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, अभी मेरे में अध्यक्ष बनने की क्षमता नहीं। उसने मुझे बात कही, मैंने कहा नहीं, आदमी में क्षमता क्या होती है ये उसको नहीं पता होता, सामने वाला जानता। मैंने इसको जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया और मैं गौर करता हूं अपने ऊपर कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था। मेरे छोटे भाई ने, डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने उत्तर प्रदेश को और मजबूत करने का काम किया। जब जब क्षमता दिखाने के बाद, वो चाहे लखनऊ रहा हो या दिल्ली, उत्तर प्रदेश की ताकत को मजबूत करने का काम किया। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, ताकत स्थायी होती है। जब बच्चा पैदा होकर जवान होता है तो ताकतवर होता है, उम्र बढ़ती है, बूढ़ा होता है, मर जाता है तो ताकत खत्म हो जाती है। इस बात को सदैव ध्यान रखिए। यही लोकतंत्र है कि लोकतंत्र में अगर आप इकट्ठे होकर, मजबूत होकर खड़े हो गए और आपने अपनी एक बार ताकत स्थापित कर दी और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी नस्लों को बताते चले गए कि हमारे पुरखों ने ये किया और हमने ये किया, अब इस राज को जाने नहीं देना है, तो राज आपके कदमों में रहे। वरना ये बात कहते हुए मुझे भय भी होता है, शर्म भी लगती है, डर भी लगता है कि जिन लोगों से लड़ाई, वो लोग बहुत धीरे 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 करके संविधान को कुतरने का काम कर रहे हैं। आज आप जाकर देखो,
किसी बच्चे की स्कॉलरशिप पाने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग बीटेक कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, वो लोग स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि स्कॉलरशिप लेंगे ये डॉक्टरेट करेंगे, और डॉक्टरेट करेंगे तो स्कूलों में जाकर कहेंगे कि हम भी पढ़ाना चाहते हैं, हम भी पढ़ाना चाहते हैं। ये आज की सरकार की व्यवस्था हो गई है। आज भी सरकारी नौकरियों में जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो निरंतर डैमेज की जा रही है। जो मैं कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ रहे होंगे। धीरे धीरे करके सारे कानूनों को कमजोर किया जा रहा है। आप जाकर देखिए, हर घर में ग्रेजुएट बच्चा बैठा हुआ है। रोजगार दिया जा सकता ऐसा नहीं है, यह सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन रोजगार कहां से होगा? अभी पुलिस भर्ती पीछे आई थी, पुलिस भर्ती तो आई थी ना, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया होगा, लेकिन टेस्ट देते ही पता लगा पुलिस का पेपर लीक हो गया। आज जानते हो क्या है? वो ये है कि पेपर लीक तो नहीं हो सकता। अगर मैंने कोई काम प्रदेश अध्यक्ष को बताया, जब तक ये उसको किसी को, दूसरे को, तीसरे को ना बता दें, तो क्या जानकारी लग सकती है? क्या नहीं लग सकती। यही पेपर लीक की थ्योरी है कि जब पेपर बनाया जाता है तो सरकारी अधिकारियों के पास रखा जाता है, और तब तक सरकारी अधिकारी ना चाहे तो पेपर लीक नहीं हो सकता। अब क्योंकि सरकारी अधिकारी नेताओं के दबाव में पेपर को लीक कराते हैं, तब पेपर लीक होता है। और उसकी जानकारी कैसे लगती है? जब अधिकारी को या कर्मचारी को या किसी नेता को अपना हिस्सा नहीं मिलता, तो वो शोर मचाता है कि चोर ने चोरी कर ली, चोर ने चोरी कर ली। अब सोचो कि अगर वो शोर ना मचाए तो हमारा बच्चा जो पिछले 4 साल से धूप में दौड़ रहा है, सर्दी में दौड़ रहा है, 20 किलोमीटर जाकर अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्या वो नौकरी लग पाएगा? एक बच्चा 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, और एक बच्चे को रात को पेपर मिला, 10 लाख देके सुबह उसने पेपर के क्वेश्चन उतारे और पेपर में गया और फटाफट करके पेपर आ गया। क्या आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी? है कि नहीं मिल जाएगी? उसकी 4 साल 5 साल की मेहनत कहाँ चली जाएगी? इसको समझने का प्रयास कीजिए। सरकार करप्ट हो चुकी है, और अगर डॉक्टर अम्बेडकर के लोग ना समझे, आज भी जाति धर्म के फेरे में पड़े रहे, आज भी भाषा के चक्कर में पड़े रहे, आज भी क्षेत्रवाद के चक्कर में पड़े रहे, तो 10 से 15 साल के बाद कुछ कहने सुनने के लिए नहीं होगा, सिर्फ याद करने के लिए होगा कि कुछ पागल लोग खड़े हुए थे, नीला पल्ला डाल करके चीख चीख कर कह रहे थे, अपनी सत्ता स्थापित करो, अपने लोग स्थापित करो, यहाँ पर बाबा साहब की सत्ता स्थापित करो, बुद्ध की सत्ता स्थापित करो, समानता की सत्ता स्थापित करो। लेकिन वो तो चले गए। अब कैसे सत्ता को स्थापित किया जाएगा? सांप के जाने के बाद डंडा मारते रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। बहुत सारे नेता हैं, जब किसी बेटी का रेप होता है कोई नेता निकल कर नहीं आता। अब वो घटना कहाँ हुई है? एक बाल काटने पर हत्या हुई। रायबरेली में एक परिवार के बच्चा बाल काट रहा था, अर्जुन पासी। बाल काटने के बाद उसने पैसे मांग लिए, गोली मार दी उसको। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में आते हैं जिन्होंने गोली मारी है साहब। किसी नेता की हैसियत नहीं हुई कि वहां जाकर उस बच्चे को न्याय दिला सके। ये गया निकलकर अपना काम छोड़कर कि मैं जाऊंगा, मेरे परिवार का आदमी मरा। ये वहां गया, प्रशासन लग गया, जिसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। प्रशासन को जबरदस्ती 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजना पड़ा, जबरदस्ती। ये ताली बजाने की बात नहीं है ना। मुझे पता है कुछ बातें मेरी चुभ रही, लेकिन ताली बजाने की बात नहीं है। हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि आज तक हमने ऐसे नेता पैदा किए, निकम्मे नेता पैदा किए कि हमारी हत्या हो जाए और वो अपने घरों में पड़े रहे। नहीं, ऐसा नहीं। बीमार भी समझाओ सब पूरा कर। गोली का जवाब गोली से, गोली का जवाब गोली से हम लोग देना जानते हैं। लेकिन तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध दिया है संविधान के अंदर कि नहीं, कोई गलती करेगा, मर्डर करेगा तो 302 की धारा लगेगी, हड्डी तोड़ देगा 307 की धारा लगेगी। आप भी झगड़ा हो तो 54 में जेल चले जाओगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध दिए हैं। वही मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो लगातार इस तरीके काम कर रहे हैं। देखो भाई, हमारा पहले से इतिहास रहा है, हमारे पुरखे राजा ने, हमने भीमा को गांव किया, हमारी चमार रेजिमेंट रही, यहाँ बिजली पासी, छीता पासी का राज रहा, यहाँ उदा देवी पासी रही है जिसने अकेली ने अपना लोहा मनवाया था।
तो वो खून तो हमारे उबाल तो हमारे खून में आज से पहले से है और बहुत उबाल है, लेकिन ये उबाल शांत रहे तो अच्छा है। हम विध्वंस की ओर नहीं जाना चाहते। हम बुद्ध के लोग हैं, हम रैदास के लोग हैं, हम नानक के लोग हैं, हम कबीर के लोग हैं, हम शांति के लोग हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपने हक अधिकार छीनते भी नहीं देख सकते। आज भीम आर्मी खड़ी हो गई है। अभी भीम आर्मी का मात्र एक कार्यकर्ता आपने जिताकर संसद में भेजा। क्या नाम है उनका? अरे जोर से बताओ। जिसके नाम से पूरी संसद हिल रही हो, देश हिल रहा, उसकी इतनी कम आवाज में और जोर से बताओ। अभी तो भीम आर्मी का एक ही कार्यकर्ता संसद में गया, उससे लोग परेशान हो गए। आप सोचो, जब ये आपके बीच का डॉक्टर कुलदीप भार्गव पासी जाएगा, जब ये डॉक्टर पी के सागर जाएंगे, जब ये हमारे नाम आपको भूल गया, जब भाई हमारे खुर्शीद वहां जाएंगे, तो क्या होगा? क्या होगा संसद में? किसकी बात होगी बताओ? हमारी बात होगी ना। गरीबों की, किसानों की, कमेरों की बात होगी नहीं होगी? ये लेकिन होगी कब? जब मुट्ठी बंद करके एकजुट हो जाओगे, दूसरे के पैसे को देखकर अलायत नहीं होगे, किसी से डरोगे नहीं। बाबा साहब के द्वारा दिए गए लोकतंत्र के अधिकार का सही प्रयोग करके इस देश में नीले पड़ने वाले लोगों की सत्ता स्थापित कर दोगे। ये तब हो पाएगा मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। वरना आज अगर देश के शिक्षा की बजट की बात की जाए, देश के विकास के बजट की बात की जाए, तो आप उठाकर देखोगे बजट तो इतना बड़ा बनता है, लेकिन हम लोगों तक आते आते वो बजट 100 रुपए में से 10 पैसे रह जाता है। तो ये आपको भी समझना पड़ेगा कि सत्ता को स्थापित कैसे करना और क्यों करना। सत्ता स्थापित कैसे की जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिनसे लड़ाई है वो चाहे तो कितना पैसा खर्च कर दे, कितना भी पैसा। ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ आने के लिए किसी को पैसा दिया गया है? जोर से बताइए। कुछ खाने को दिया अभी तक? लालच दिया आप? नहीं भाई, ये लालच ले लो, चलना दरी आ रहे हैं। क्यों आए हो? बोलो क्यों आए हो? सम्मान के लिए आए हो ना? ये बताने आए हो ना कि हम भी जिंदा हैं। अब सोचो, वो लोग पैसे देकर लोग इकट्ठा करते हैं। क्या देके? पैसे देके, दावत देकर लोग इकट्ठा करते हैं। और हम लोग जब हम अपना एक दिन छोड़कर यहाँ, अपनी मजदूरी छोड़कर यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं, तो साथियों हम सत्ता पाने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता पाने का मात्र एक मार्ग है, एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। प्रचार। क्या आप अगर प्रचार शुरू कर दें, आप मन बना लें कि हर रोज 1 घंटा 2 घंटा, जिसमें जितना समय है, किसी की शादी में जाओ, किसी के मरने में जाओ, जन्मदिन में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, यारी दोस्ती में जाओ, कि जाकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन का आजाद समाज पार्टी काशीराम का प्रचार करना, जाकर कहना है कि अगर तुम वाकई डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हो, वाकई पीपली पासी के लोग हो, वाकई मदरी पासी के लोग हो और वाकई दीना भाना के लोग हो, तो तुम सिर्फ जाकर के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ ग्रहण करो और उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। अगर हमने काम शुरू कर दिया साथियों, जो काम हमें 15 साल में करना है, वो काम हम अगले 7 साल में कर जाएंगे। ये सब कहते हैं कि भीम आर्मी जब काम करते थी, तेज काम करते थी, ये सब लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। और मैं गर्व करता हूँ अपने एक कार्यकर्ता पर कि वो जब इसको लेकर गले में चलता है तो इसको कपड़ा ना समझ के अपना कफन समझता है, और मन में उसकी एक ही बात रहती है, किसी बेटी के साथ गलत होगा, भाई के साथ गलत होगा, बुजुर्ग के साथ गलत होगा, पर अगर उसके लिए लड़ते हुए मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं गर्व करता हूँ अपने कार्यकर्ताओं पर। ये बात आपको भी समझनी होगी कि जो लोग रात दिन आपके लिए मर रहे हैं, मनीषा वाल्मीकि कह रहे थे, कोई देश में नहीं बोला, भीम आर्मी बोली। अभी बाल काटते हुए हमारे भाई का हत्या हुई, कोई नहीं बोला, भीम आर्मी के लोग बोले। अब आपको भी समझना होगा। आपको भी समझना होगा, एक मजदूर पूरे दिन मजदूरी करता है, शाम को 300, 400, 500 रुपए लेकर अपने घर जाता है, अपने बच्चों को रोटी की व्यवस्था करता है। तो आपको उनकी मजदूरी दिखती है, हमारी मजदूरी नहीं दिखती।
जो रात दिन चलने का काम करते हैं, रात दिन समाज की मजदूरी कर रहे हैं, क्या हमें मजदूरी नहीं दोगे? क्या हमारे कंधे को मजबूत नहीं करोगे? क्या ये आपका वोट सपोर्ट नोट दूसरे के लिए है तो क्यों है? ये आपका वोट सपोर्ट नोट उसके लिए है जो आपके मरने जीने में खड़ा है, जो आपके घर परिवार की मुसीबतों में खड़ा है, उसके लिए है। और ये आपसे भीख के रूप में नहीं चाहिए, ये आपसे अधिकार के रूप में चाहिए, उस अधिकार के रूप में चाहिए जो आपके पुरखों ने आपको दिया और आप लोगों ने हमको दिया। ये उस अधिकार के रूप में चाहिए। यहां से जाने के बाद कोई घर न बैठे, प्रचार प्रसार शुरू करे, लोगों को जोड़ने का काम करे, अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हरदोई में वंशानुगत राजनीति चल रही है, पिता बेटा भी पोता। बाबा साहब अम्बेडकर इसके खिलाफ थे, चंद्रशेखर आजाद इसके खिलाफ है, गणेश इसके खिलाफ है। वंशानुगत राजनीति नहीं, बाप का बेटा भी बेटे का पोता राजनीति नहीं ना। अब राजनीति वो लोग करेंगे जो राजनीति में सक्षम होंगे, राजनीति वो लोग करेंगे तो पढ़े लिखे ज्ञानी होंगे, राजनीति वो लोग करेंगे जो गरीबों के किसानों की व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे, राजनीति वो लोग करेंगे जिनको सदियों सत्ता से दूर रखा गया, राजनीति वो लोग करेंगे जिनका इस देश में बड़े पैमाने पर शोषण कई हजार साल हुआ। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि सब लोग बड़ी मजबूती के साथ मन बना लीजिए, सामाजिक आंदोलन के साथ साथ अपना राजनीतिक आंदोलन मजबूत कीजिए। अगर आपने सामाजिक आंदोलन भीम आर्मी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी नाम का राजनीतिक आंदोलन मजबूत किया तो ज्यादा बड़ी बात तो गणेश सिंह नहीं कहता, सिर्फ इतनी बात जरूर कहूंगा कि आपके घर की आर्थिक मजबूती करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की होगी। आपके घर में रोटी कपड़े मकान की पढ़ाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी हम जैसे लोग खड़े होकर कराएंगे, ये जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आपको अपना एक रुपया काट करके इस संगठन पार्टी को मजबूत करना होगा। आपको अपने घर से निकल करके काम छोड़ करके इस बाबा साहब अम्बेडकर की व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। आपको भी यह बताना होगा कि नहीं, हम गरीब गुर्बे किसान बड़े लोग, हम मजदूर लोग इस देश की व्यवस्था को चला सकते हैं, हम भी राज स्थापित कर अपना राज इस देश में स्थापित कर सकते हैं, ये आपको बताना होगा। मेरा तो बस एक ही सवाल है अंत में, मैं ये जानना चाहता हूं ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे पुरखों की तरह हमारा राज स्थापित हो, वो हाथ खड़े करके बताएं। जो एक कहता है कि नहीं भैया हमारा राज स्थापित होना चाहिए, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की सत्ता का स्थापित हो और हम बराबरी के लिए लड़ने का काम करें, हाथ नीचे कर दीजिए। सुनिए चाचा, सुनिए, जब भीम आर्मी चुनाव में उतरती है ना तो मशीन अपना रुख बदल देती है। उसे पता है मशीन को भी कि ये भीम आर्मी वाले हैं, अगर डिसीजन सही ना हुआ तो ना तो मशीन छोड़ी जाएगी ना मशीन को रखने वाला छोड़ा जाएगा, ये जान लीजिए। जब भाई चंद्रशेखर आजाद की काउंटिंग चल रही थी तो वहां